और ये सिर्फ कोई जुगाड़ या छोटी मोटी तकनीक नहीं है। ये खेती करने के पूरे नजरिए में मतलब एक बुनियादी बदलाव है। ये प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने का एक तरीका है। ये एग्रीबाइट की एक ऐसी एकीकृत कृषि प्रणाली है जिसमें हम प्रकृति के ही नियमों का इस्तेमाल करके एक टिकाऊ और फायदेमंद मॉडल बनाते हैं। आज हम इसकी एक एक परत को खोलकर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पारंपरिक मशरूम फार्मों की जो सबसे बड़ी जड़ है, वो समस्या आखिर है क्या? मेरे हिसाब से तो वो पफ पैनल और एसी का महंगा सिस्टम ही है। बिल्कुल सही। और ये सिस्टम इसी समस्या को आप कह सकती हैं कई लेवल पर हल करता है। सबसे पहला और सबसे आसान लेवल है इवेपोरेटिव कूलिंग, मतलब वाष्पीकरण से ठंडक। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सुराही का सिद्धांत। सुराही का सिद्धांत? अच्छा, मतलब जैसे मिट्टी के घड़े से पानी रिसता है और भाप बनकर उड़ता है तो अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, वैसे? हूबहू वही। इस सिस्टम में हम फार्म की छत और दीवारों पर मिट्टी और खाद की एक मोटी परत बिछाकर एक नर्सरी बना देते हैं। अब जब इस गीली मिट्टी और पौधों पर तेज धूप पड़ती है तो पानी भाप बनकर उड़ता है और अपने पीछे ठंडक छोड़ जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गर्मी में हम अपनी छत पर पानी का छिड़काव करते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई असरदार है? मतलब 45-47 डिग्री की गर्मी में ये कितनी ठंडक दे सकता है? ये आपको चौंका सकता है। ये तकनीक बाहरी तापमान को आराम से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ला सकती है। 15 से 20 डिग्री सिर्फ इससे? जी हाँ, मतलब अगर बाहर 45 डिग्री की लू चल रही है तो आपकी छत का तापमान 25 से 28 डिग्री तक बना रहेगा, और वो भी बिना 1 यूनिट बिजली खर्च किए। और इसका एक दोहरा फायदा भी है। वो क्या? पहला तो फार्म ठंडा हो ही रहा है, दूसरा इस नर्सरी में आप सब्जियां, जड़ी बूटियां या फूल उगाकर एक दूसरी इनकम भी शुरू कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस नर्सरी के लिए खाद कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ती। मशरूम की खेती के बाद जो बेकार कंपोस्ट बचती है, जिसे स्पेंट मशरूम कंपोस्ट या एसएमसी कहते हैं, हाँ, एसएमसी। वो इस नर्सरी के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद का काम करती है। वाह! मतलब जिस एसएमसी को किसान अक्सर एक बोझ समझकर फेंक देते हैं, वो यहाँ बिल्डिंग का एयर कंडीशनर भी बन गई और नर्सरी से कमाई का जरिया भी। हाँ, ये तो कमाल है। पर मुझे लगता है ये तो सिर्फ सतह की बात हुई है ना? मतलब पहली परत। असली जादू तो शायद जमीन के नीचे है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो पहला कदम था। असली और स्थायी समाधान है दूसरा स्तर, अर्थ शेल्टर ढांचा। यानी ग्रो रूम को जमीन की सतह पर बनाने की बजाय जमीन के अंदर बनाना। जमीन के अंदर? जैसे कोई बेसमेंट या तहखाना? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। आप भारत के किसी भी मैदानी इलाके में चले जाइए, चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो, पंजाब के खेत हो या दक्षिण में कर्नाटक, जमीन के 10 फीट नीचे का तापमान साल के 365 दिन लगभग एक जैसा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि बाहर चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो या 2 डिग्री की ठंड, जमीन के 10 फीट नीचे तापमान हमेशा 24-26 डिग्री ही रहेगा? जी हाँ, जमीन एक बहुत बड़ी इंसुलेटर है। एक बार आपने ग्रो रूम जमीन के नीचे बना दिया तो समझिए आपने प्रकृति के सबसे शक्तिशाली एयर कंडीशनर का फायदा उठा लिया, जो कभी बंद नहीं होता और जिसका कोई बिल नहीं आता। ये सिस्टम की नींव है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मान लिया कि जमीन के अंदर कमरा बना लिया और तापमान 25 डिग्री पर स्थिर हो गया, लेकिन मशरूम को तो लगातार ताज़ी हवा चाहिए। वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर कमरा पूरी तरह बंद है तो हवा कहाँ से आएगी? और अगर बाहर से 45 डिग्री वाली गर्म हवा अंदर खींची तो सारी ठंडक तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये इस सिस्टम का सबसे जरूरी और सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा है। इस समस्या का समाधान है पैसिव जियोथर्मल कूलिंग। आप इसे एक तरह का प्राकृतिक एयर हैंडलिंग यूनिट या AHU समझ सकते हैं, जो बिना बिजली के काम करता है। बिना बिजली का AHU? ये कैसे मुमकिन है? सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, शुद्ध विज्ञान है। देखिए, जब हम जमीन के अंदर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी बाहरी दीवारों के चारों तरफ एक खास तरह के बहुत मजबूत प्लास्टिक पाइप का जाल बिछाते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में HDPE कहते हैं। ये वही मोटे काले पाइप होते हैं जो अक्सर पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये पाइप जमीन के अंदर स्पाइरल की तरह कई 100 फीट तक घुमाए जाते हैं। ठीक है, पाइप बिछा दिए, फिर? अब सोचिए, बाहर का तापमान 45 डिग्री है और जमीन का 25 डिग्री।
जब एक छोटा सा पंखा बाहर की गर्म हवा को इन पाइपों के अंदर खींचता है तो हवा पाइप के अंदर सफर करना शुरू करती है। अपने लंबे सफर के दौरान वो पाइप के जरिए अपनी सारी गर्मी अपने चारों ओर लिपटी ठंडी जमीन को दे देती है। जब तक वो हवा पाइप के दूसरे सिरे से ग्रो रूम के अंदर पहुंचती है वो 15 से 20 डिग्री तक ठंडी हो चुकी होती है। रुकिए, मतलब 45 डिग्री की हवा अंदर आते आते 25-30 डिग्री की हो गई, वो भी सिर्फ जमीन के संपर्क में आने से? बिल्कुल। सोचिए कि जमीन एक बहुत बड़ी ठंडी बैटरी की तरह है। आप पाइप के जरिए हवा की गर्मी इस बैटरी में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से ठंडी चार्ज हुई हवा बाहर आ रही है और ये बैटरी कभी खत्म नहीं होती। तो मशरूम को ताज़ी और ठंडी हवा दोनों मिल गई और इसमें बिजली का खर्च सिर्फ उस छोटे से पंखे को चलाने जितना हुआ। ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, बटन मशरूम की अच्छी फसल के लिए खासकर फल आने के समय 15 से 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है, लेकिन जमीन का प्राकृतिक तापमान तो 24-25 डिग्री है। तो ये 8-10 डिग्री का फर्क कैसे पूरा होगा? क्या ये इस सिस्टम की एक कमजोरी है? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये इस तकनीक का एक पेच है और इसी पेच के हमारे पास दो बहुत ही कारगर समाधान है। पहला समाधान थोड़ा तकनीकी है और दूसरा नजरिया बदलने वाला है। बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पहला समाधान है एक्टिव जियोथर्मल सिस्टम। ये उन किसानों के लिए है जो किसी भी कीमत पर गर्मियों में भी A15 जैसी पारंपरिक बटन मशरूम की वैरायटी ही उगाना चाहते हैं। इसमें हम एक जियोथर्मल हीट पंप का इस्तेमाल करते हैं जो जमीन में गहरे बोरहोल के जरिए ग्रो रूम की बची हुई 8-10 डिग्री की अतिरिक्त गर्मी को खींचकर जमीन में और गहराई में भेज देता है। ये सामान्य एसी की तुलना में 40 से 50% कम बिजली लेता है क्योंकि इसे 45 डिग्री की बाहरी गर्मी से नहीं बल्कि सिर्फ 25 डिग्री की गर्मी से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक रास्ता हो गया, थोड़ी बिजली लगेगी लेकिन काम हो जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा कि नजरिया बदलने वाला समाधान है, वो क्या है? दूसरा और मेरे हिसाब से ज्यादा स्मार्ट विकल्प है जेनेटिक्स, यानी बीज बदलना। हाँ। हम सालों से प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना हम खुद प्रकृति के हिसाब से ढल जाए। NCB6 बटन मशरूम की ही एक गर्मी सहन करने वाली किस्म है जो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पर भी बहुत अच्छी फसल देती है। अच्छा, तो मतलब इतने सालों से किसान शायद गलत बीज इस्तेमाल कर रहे थे, या ये NCB6 कोई नई खोज है, ये अब तक आम क्यों नहीं हुई? ये एक बेहतरीन सवाल है। NCB6 जैसी किस्में काफी समय से मौजूद है, लेकिन क्योंकि अब तक बड़े फार्म एसीज पर निर्भर थे तो उन्होंने कभी इन किस्मों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि जब हम तापमान को कंट्रोल कर ही सकते हैं तो बीज क्यों बदलें। लेकिन अब जब बिजली की लागत आसमान छू रही है तब इन किस्मों की असली कीमत समझ आ रही है। अगर किसान इस स्पॉन का इस्तेमाल करे तो उसे उस एक्टिव जियोथर्मल सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो साल भर सिर्फ जमीन के प्राकृतिक तापमान के सहारे ही बटन मशरूम उगा सकता है। तो ये एक तरह का बिजनेस डिसीजन हो गया, सिर्फ खेती का नहीं। या तो थोड़ी तकनीक पर खर्च करके अपनी पसंदीदा किस्म उगाएं, या फिर प्रकृति के हिसाब से सही किस्म चुनकर तकनीक का वो खर्च भी बचा लें। दोनों ही सूरतों में पारंपरिक एसी सिस्टम से तो मीलों आगे हैं। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पैसा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक किसान जब सुनेगा कि जमीन के अंदर खुदाई करनी है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है, पाइप बिछाने हैं, तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल आएगा कि इसमें तो बहुत खर्चा होगा। और ये जायज सवाल है। देखिए, ये एक बार का निवेश है, बिजली के बिल की तरह हर महीने आने वाला खर्च नहीं। ये एक पक्का इन्वेस्टमेंट है जो आपकी अपनी संपत्ति है, पफ पैनल की तरह नहीं जिसे हर कुछ सालों में बदलने की जरूरत पड़े। लेकिन आपका सवाल सही है, लागत कितनी आएगी, इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर जगह मटेरियल और लेबर के रेट अलग अलग होते हैं। इसी के लिए किसानों को एक डायनामिक कॉस्ट कैलकुलेटर टूल दिया गया है। वो क्या चीज़ है? ये एक तरह की एक्सेल शीट है, एक ऑनलाइन टूल जिसमें किसान अपने शहर या गांव में चल रहे सीमेंट, सरिया, मजदूरी के रेट खुद डाल सकते हैं। और ये टूल उन्हें तुरंत बता देगा कि उनके प्रोजेक्ट में अंदाजन कितना खर्च आएगा। इससे पूरी पारदर्शिता रहती है। लेकिन आपको एक अंदाजा देने के लिए बताऊं तो एक 4 कमरों के बेसिक सेटअप के लिए करीब 15,000 क्यूबिक फीट खुदाई होती है, जो एक बड़े स्विमिंग पूल जितनी है। इसमें करीब 4 मीट्रिक टन सरिया लगता है। ये आंकड़े सुनने में बड़े लगते हैं। हाँ,
शुरुआत में बड़े लग सकते हैं, लेकिन आप इस एक बार की लागत की तुलना उन लाखों रुपयों से कीजिए जो किसान अगले 10 सालों में सिर्फ बिजली के बिल और एसी के रखरखाव पर खर्च कर देंगे। जब आप लंबी अवधि में देखेंगे तो ये सौदा कहीं ज्यादा सस्ता और टिकाऊ है। और जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था, ये स्ट्रक्चर सिर्फ मशरूम उगाने के लिए नहीं है, इसकी और क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, यही इस डिजाइन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपने एक बार ये स्थायी तापमान नियंत्रित जगह बना ली तो आप सिर्फ मशरूम किसान नहीं रह जाते। इसके अलग-अलग कमरों को आप कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक कमरे को एक हाईटेक मशरूम स्पॉन लैब या माइसीलियम बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी बीज के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाए। दूसरे कमरे को आप फलों और सब्जियों के लिए एक कम लागत वाले कोल्ड स्टोरेज में बदल सकते हैं। इसे एक सामुदायिक बीज बैंक के तौर पर विकसित किया जा सकता है, जहां इलाके के कीमती और देसी बीजों को सालों तक सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ तक कि एक टिश्यू कल्चर लैब के लिए भी ये वातावरण एकदम सही है। ये किसान को सिर्फ एक फसल के भरोसे रहने से आज़ादी देता है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। लेकिन ये सब सुनने के बाद मैं एक आम किसान की तरह सोच रहा हूँ। ये सब बहुत जटिल लगता है। डिजाइन, खुदाई का तरीका, सही कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना। कोई किसान इसे अकेले कैसे शुरू करेगा? उसे तो लगेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। यहीं पर समुदाय और सदस्यता मॉडल की भूमिका आती है। एग्रीबाइट का मकसद सिर्फ एक डिजाइन बेचना नहीं है, बल्कि किसानों का एक पूरा इकोसिस्टम, एक समुदाय बनाना है, जहां वे एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। किसी को भी ये अकेले नहीं करना है। ये सदस्यता मॉडल काम कैसे करता है? किसानों को इससे क्या मदद मिलती है? सबसे पहले जो भी किसान इससे जुड़ता है उसे एक बहुत बड़े नॉलेज बेस का एक्सेस मिलता है। इसमें कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट्स, हर कदम के वीडियो, तकनीकी दस्तावेज, मटेरियल की लिस्ट, सब कुछ शामिल होता है। इसके बाद 3 स्तरों की सदस्यता है, ताकि हर कोई अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से जुड़ सके। वो 3 स्तर क्या हैं? पहला स्तर है ब्रॉन्ज बिल्डर। मान लीजिए आप अपना फार्म बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन पहले देखना चाहते हैं कि ये बनता कैसे है। इस स्तर पर आपको भारत में कहीं भी चल रही प्रोजेक्ट साइट की लाइव स्ट्रीम देखने का मौका मिलता है। आप असल में देख सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है। इतना ही नहीं, आप खुद उस साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां के लोगों से बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये एक तरह से लाइव ट्रेनिंग हो गई, देखकर सीखने का मौका। और अगला स्तर? अगला स्तर है सिल्वर एक्सपर्ट। ये उनके लिए है जो अब बनाने के लिए तैयार हैं और जिन्हें गहरी तकनीकी जानकारी चाहिए। इन्हें विशेष ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, जैसे पैसिव कूलिंग पाइप सही तरीके से कैसे बिछाएं या अपने कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करें। ये उन्हें तकनीकी रूप से और भी मजबूत बनाता है, ताकि कोई उन्हें बेवकूफ न बना सके। और सबसे ऊंचा स्तर? वो है गोल्ड पायोनियर। ये सबसे गहरा जुड़ाव है। इसमें सदस्यों को प्रोजेक्ट पर व्यक्तिगत कंसल्टेंसी मिलती है, जहां एक्सपर्ट उनकी जमीन और ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन को कस्टमाइज करने में मदद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें दुर्लभ NCB 6 स्पॉन की सप्लाई में प्राथमिकता दी जाती है, जो इस पूरे सिस्टम को बिना AC के साल भर चलाने की असली चाबी है। तो इसका मकसद सिर्फ जानकारी देकर छोड़ देना नहीं है, बल्कि हाथ पकड़कर किसानों को इस सिस्टम को सही तरीके से बनाने के लिए ज्ञान, सहायता और एक समुदाय देना है। तो आज हमने एक ऐसी प्रणाली को समझा जो किसानों को पफ पैनल और AC के कभी ना खत्म होने वाले खर्च के चक्कर से आज़ादी दिलाती है, साल भर कमाई का मौका देती है और नर्सरी जैसी चीज़ों से आय के नए रास्ते खोलती है। और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण के साथ मिलकर चलती है, उसके खिलाफ नहीं। इसका मूल दर्शन यही है, प्रकृति से लड़ो मत, उसे समझो और उसके साथ हो लो। जमीन का स्थिर तापमान एक वरदान है, वाष्पीकरण से मिलने वाली ठंडक एक तोहफा है। जब आप इन दोनों को सही इंजीनियरिंग और सही जेनेटिक्स के साथ जोड़ देते हैं, तो आप एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा फायदेमंद और ज्यादा सुकून देने वाला है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत ने मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर दिया है। बताइए। ये सिस्टम खेती के एक कचरे यानी इस्तेमाल की हुई कंपोस्ट को एक समस्या नहीं, बल्कि फार्म की कूलिंग और कमाई का एक बुनियादी संसाधन मानता है। अगर हम सिर्फ अपना नजरिया बदलें, तो खेती के दौरान पैदा होने वाले और कौन से कचरे या बेकार चीजें हैं जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं।